स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। दर्शकों, सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जीवन मंत्रा। धन्यवाद आयुषी जी, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जी गुरुजी, जय श्री श्याम। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है अष्ट मिलान। आयुषी जी, अष्टकूट मिलान वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए वर और वधू की कुंडलियों को मिलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों व्यक्तियों का मिलान विभिन्न स्तरों पर सफल हो और वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहे। इसमें 8 प्रमुख पहलू होते हैं जिन्हें कूट कहा जाता है और प्रत्येक कूट में कुछ महत्वपूर्ण गुण निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी, अभी आपने हमें बताया कि विवाह से पहले अष्टकूट का मिलान क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने बताया कि इसमें 8 कूटों के बारे में बताया गया है, तो वो कौन कौन से कूट है, 8 कूट कौन कौन से हैं? आयुषी जी, विवाह करने से पहले दोनों व्यक्तियों की कुंडली मिलान की जाती है, जिसे अष्टकूट मिलान के नाम से जाता है। तो चलिए जानते हैं अष्टकूट और उनका महत्व। पहला है वर्ण। गुण मिलान में इनका अंक 1 होता है। यह कूट वर और वधू की सामाजिक स्थिति और स्वभाव का मिलान करता है। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह आत्मिक संगति और अहंकार के स्तर को दर्शाती है। अगर वर और वधू का वर्ण अलग अलग है तो इसे वर्ण दोष कहा जाता है। वर्ण दोष में सामाजिक और मानसिक असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कुंडली के अनुसार एक ब्राह्मण वर्ण का लड़का है और एक शूद्र वर्ण की लड़की है, उनकी अगर शादी होती है तो उनके बीच वैचारिक अंतराल के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है वश्य। गुण मिलान में इनका अंक 2 होता है। यह कूट आकर्षण और नियंत्रण का मिलान करता है। इसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है: मानव, बानर, चतुष्पद, जलचर और कीट। यह विवाह में पारस्परिक आकर्षण और शक्ति संतुलन को दर्शाता है। वश्य दोष में विवाह में पारस्परिक आकर्षण और शक्ति संतुलन में असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक मानव वश्य और एक जलचर वश्य की शादी होती है तो उनके बीच आकर्षण और नियंत्रण में असमानताएं हो सकती हैं। तारा। गुण मिलान में इनका अंक 3 होता है। यह कूट जन्म नक्षत्र की अनुकूलता का आकलन करता है। यह 27 नक्षत्रों पर आधारित है और भाग्य और दीर्घायु को प्रभावित करता है। तारा दोष में वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं, अगर वर का नक्षत्र अश्वनी और वधू का नक्षत्र भारणी है और तारा दोष होता है तो उनकी शादी में भाग्य और दीर्घायु होने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा जो कूट है वो योनि। गुण मिलान में इनका अंक 4 होता है। यह कूट शारीरिक और मानसिक अनुकूलता का आकलन करता है। इसे 14 पशु योनियों में बांटा गया है और यह यौन संगति और प्रेम को दर्शाता है। योनि दोष में शारीरिक और मानसिक असंगति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आयुषी जी, उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर एक वर की योनि सिंह और वधू की योनि अगर हाथी की है तो उनके भी शारीरिक और मानसिक संगति में असमानता हो सकती है। गृह मैत्री, इसको 5वां कूट माना गया है। गुण मिलान में इनका अंक 5 होता है। यह कूट मानसिक अनुकूलता और प्राकृतिक मित्रता का आकलन करता है। यह चंद्र राशियों के अनुकूलता को दर्शाता है। गृह मैत्री दोष से मानसिक और भावनात्मक असंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं आयुषी जी, अगर एक वर का चंद्रमा मेष राशि में और वधू का चंद्रमा वृषभ राशि में है तो यह गृह मैत्री दोष दर्शाता है। तो उनके बीच मानसिक और भावनात्मक संबंध में काफी असंगति उत्पन्न हो जाएंगी। गुण मिलान में अगर हम देखें तो 6वां कूट जो है गण है।
गुण मिलान में इनका अंक 6 होता है। यह कूट स्वभाव और प्रवृत्ति का आकलन करता है। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है, देव, मानव और राक्षस। जो देव हैं उनमें सत्व गुण होते हैं और मानव में रजस गुण होते हैं, राक्षस में तमस गुण होते हैं। गण दोष से स्वभाव और प्रकृति या प्रवृत्ति असंगति उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं, अगर एक वर्ग का गण देव और वधू का गण राक्षस है तो उनके स्वभाव में असमानताएं और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जो सातवां कूट है उसको हम लोग भकुट बोलते हैं। गुण मिलान में इनका अंक 7 होता है। यह कूट भावनात्मक संगति और प्रेम का आकलन करता है। यह चंद्र राशियों की स्थिति पर आधारित है। भकुट दोष से वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें आयुषी जी, अगर वर की चंद्र राशि वृषभ और वधू की चंद्र राशि धनु है और भकुट दोष होता है तो उनके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और संतान प्राप्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो अष्टकूट मिलान में 8वां जो कूट है वह नाड़ी है। गुण मिलान में इनका अंक 8 होता है। यह कूट स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति का आकलन करता है। नाड़ी दोष को सबसे गंभीर माना गया है। नाड़ी दोष से स्वास्थ्य समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर वर और वधू दोनों की नाड़ी आदि है तो नाड़ी दोष होता है जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जी गुरुजी, अभी बहुत बखूबी आपने हमारे दर्शकों और हमको समझाया कि अष्टकूट मिलान क्यों आवश्यक है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। यदि अब मैं जानना चाहूँ कि 4 वर्णों में कौन से दोष महत्वपूर्ण है जी, उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए आयुषी जी, अष्टकूट मिलान के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में नाड़ी दोष सबसे प्रभावी होता है। नाड़ी दोष से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शास्त्रों में नाड़ी दोष को गंभीरता से लिया गया है और इसे दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। निवारण के लिए अगर हम बात करें, नाड़ी दोष को दूर करने के लिए विशेष पूजा आयोजित की जानी चाहिए। मंत्र जाप कुछ बताए गए हैं और यंत्र की स्थापना करने से भी इनका उपाय किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वर और वधू दोनों ही, अभी हमने बताया कि नाड़ी या समान नाड़ी के हैं तो जिससे उनको क्या है, नाड़ी दोष उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, संतान संबंधी समस्याएं भी उनके सामने आएंगी, आ सकती हैं। जी। और क्षत्रिय वर्ण की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय वर्ण में गण दोष जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गण दोष स्वभाव और प्रवृत्ति में असमानता को दर्शाता है जिससे वैवाहिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं बात करूं, गण दोष को दूर करने के लिए विशेष हवन, पूजाएं और ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं जिनको करना चाहिए। अगर एक वर्ग का गण देव और वधू का गण राक्षस है तो उनके स्वभाव में असमानता और संघर्ष हो सकता है। इससे क्या है कि शादी जो है उसमें स्थिरता जो है कम होगी। वैश्य वर्ण में तारा या योनि दोष का विशेष ध्यान रखा गया है। तारा दोष भाग्य और दीर्घायु को प्रभावित करता है जबकि योनि दोष शारीरिक और मानसिक संगति को प्रभावित करता है। निवारण के लिए इस योनि दोष को दूर करने के लिए पूजा, मंत्र, जाप, रत्न आदि के हम लोग सुझाव देते हैं। अगर वर का नक्षत्र अश्विनी और वधू का नक्षत्र भारणी है और तारा दोष लगा हुआ है तो उनकी शादी में भाग्य और दीर्घायु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार अगर एक वर की योनि सिंह और वधू की योनि हाथी है तो दोनों के बीच शारीरिक और मानसिक असंगति में असमानता उत्पन्न हो सकती हैं। अब शूद्र वर्ण की अगर बात करें आयुषी जी, तो शूद्र वर्ण क्या है? शूद्र वर्ण में सबसे ज्यादा जो प्रभावी माना गया है वो वश्य और नाड़ी दोष को ध्यान रखा गया है। वश्य और दोष आकर्षण और नियंत्रण को प्रभावित करता है जबकि नाड़ी दोष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और संतान संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। वश्य और नाड़ी दोष को दूर करने के लिए हम विशेष पूजाएं, मंत्र और हवन जो बताते हैं। अगर एक मानव वश्य और एक जलचर वश्य की शादी होती है तो उनके बीच आकर्षण और नियंत्रण में असमानताएं होंगी। इसी प्रकार अगर वर और वधू दोनों की नाड़ी आदि है तो नाड़ी दोष बनता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी और संतान संबंधी समस्याएं
उत्पन्न होती हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, अभी आपने बताया कि कौन से वर्ण में कौन से दोष से क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या नकारात्मकता सामने आती है। यदि हम बात करेंगे उनके उपायों की, तो इनके उपाय कैसे हैं, इनके निवारण हम कैसे कर सकते हैं। यदि किसी राशि में कोई दोष है और जिसके चलते बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, तो उसके उपाय क्या हैं गुरुजी? जी आयुषी जी, वर्णों में दोष है तो इनके समाधान भी एक है, समाधान की प्रक्रिया भी है। दोषों के निवारण के उपाय जैसे हम लोग कहते हैं विशेष पूजा और अनुष्ठान। नाड़ी दोष, भकुट दोष और गण दोष के लिए विशेष पूजा और हवन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए नाड़ी दोष के लिए महामृत्युंजय हवन और पूजा करानी चाहिए। मंत्र जाप जो है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र आदि का जप दोषों के निवारण में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए गण दोष के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यंत्र स्थापना के लिए हम बात करें, दोषों को कम करने के लिए विशेष यंत्रों की स्थापना की जाती है। विशेष यंत्र जैसे नवग्रह यंत्र की स्थापना। हम रतन जो धारण कराते हैं उनमें पुखराज, मोती व अन्य शुभ रत्न दोषों के निवारण में मदद कर सकते हैं। नाड़ी दोष के लिए मुख्यतः हमें पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। ध्यान और योग से भी मानसिक शांति, आध्यात्मिक संतुलन के लिए ध्यान और योग अभ्यास करना लाभकारी हो सकता है। जैसे दैनिक ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समाज सेवा और दान के माध्यम से भी दोषों के निवारण में मदद मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर गरीबों को अन्नदान और चिकित्सा सेवा प्रदान करें तो इन समस्याओं से निवारण मिल सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने, यदि कोई दोष है, यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम मंत्रों का जाप करके, सामाजिक सेवाएं करके, साथ ही अन्नदान करके, ध्यान और योग करके इन तमाम समस्याओं से निवारण प्राप्त कर सकते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहां दोष है वहां उपाय भी है। अभी गुरुजी ने हमें इतने सारे उपाय बताए, बेहद ही प्रभावित होंगे ये हमारे जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरुजी से कि उनके 23 वर्षों के अनुभव में उन्होंने तमाम सारे उदाहरण देखे होंगे, तो क्या कुछ दर्शकों को आप हमारे उदाहरण बताएंगे? जी आयुषी जी, काफ़ी उदाहरण मेरे सामने हैं जिनका निवारण करने में मैं सफल रहा। ब्राह्मण और नाड़ी दोष का एक मामला था। एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो हमारे पास आया। उनके क्या है, नाड़ी दोष था, क्योंकि दोनों का वर्ण जो है ब्राह्मण था। नाड़ी दोष के कारण उनके संतान उत्पन्न होने में समस्या आ रही थी। मैंने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र जाप करने और विशेष हवन करने का सुझाव दिया। उन्हें हमने पुखराज भी रत्न धारण कराया। आज उन पर 2 संतानें हैं और खुशहाल हैं। क्षत्रिय और गण दोष का जो मामला हमारे पास आया, एक क्षत्रिय वर्ण लड़के की शादी एक ब्राह्मण वर्ण की लड़की से हो रही थी, लेकिन उनमें गण दोष पाया गया। गण दोष के कारण उनके स्वभाव में असमानता और संघर्ष की संभावना थी। हमारे द्वारा उन्हें गणपति पूजा और गायत्री मंत्र जप करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने नव ग्रह यंत्र की स्थापना भी की, जो उनकी शादी आज खुशहाल है। वैश्य और तारा दोष, वैश्य वर्ण के लड़के की शादी एक वैश्य वर्ण की लड़की से हो रही थी, तो उनमें तारा दोष उत्पन्न हुआ। तारा दोष के कारण उनके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और दुर्भाग्य की संभावनाएं थी। हमारे द्वारा उन्हें नवग्रह पूजा और विशेष मंत्र का जप करने का सुझाव दिया गया, और हमने जो कन्या थी उनको मोती रत्न धारण कराया, जिसकी वजह से उनका दोष निवारण हो पाया और उनके जीवन में शांति आ पाई। शूद्र और जो वर्ण के जैसे हम बात करें तो एक शूद्र वर्ण के लड़के की शादी ब्राह्मण वर्ण की लड़की से हो रही थी, लेकिन उनके क्या वश्य दोष लग रहा था। वश्य दोष के कारण उनके बीच आकर्षण, नियंत्रण में असमानता हो सकती थी। हमारे द्वारा वश्य पूजा और विशेष वश्य मंत्र का जप करने के लिए उनको सुझाव दिया गया। विशेष यंत्र की स्थापना भी उनके लिए कराई, और आज वो दोनों लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी पे हैं और उनको क्या है, वैवाहिक जीवन में काफ़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल गुरुजी, आज
हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आपने अपने अनुभव साझा किए, उदाहरण पेश किए कि आखिरकार कैसे चारों वर्णों को आपने पूजा करवाकर और उनको उपाय बताकर कैसे उनको खुशहाल बना दिया। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को आगे इस पूरे विषय पे क्या निष्कर्ष देंगे? देखिए आयुषी जी, निष्कर्ष यह है कि अष्टकूट मिलान में विभिन्न दोषों का प्रभाव वर्ण के आधार पर भिन्न हो सकता है। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ण के लिए कौन सा दोष सबसे अधिक प्रभावी है और उसे दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श और शास्त्रों में वर्णित उपायों का पालन करके दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और वैवाहिक जीवन को सुखमय और स्थिर बनाया जा सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि यदि ये चारों वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, यदि कोई इनमें दोष है तो वो उनका उपाय भी है। गुरुजी ने हमें अहम जानकारियां दी, बताया कि यदि ये समस्या है तो इसका ये उपाय भी है, जिसके चलते आगे कोई समस्या ना आए। हाँ, यही है कि आयुषी जी, जब भी शादी की जाए, जब शादी से पहले गुण मिलान जो है उस प्रक्रिया को अपनाया जाए, जिसके द्वारा एक जैसे आयुष्मती और चिरंजीवी दोनों को जब हम साथ लाते हैं। एक मैं आपको जानकारी साझा ये करूँगा, जब मैया सीता की शादी हुई तो उस समय कोई उनके सामने कोई लिस्ट नहीं थी कि इस राजा से मेरी कुंडली मिल रही है या इस राजा से मेरी कुंडली मिल रही है। उनके सामने ये था कि पहले स्त्री जो है स्वयंवर किया करती थी, स्वयंवर के द्वारा किसी उनको वर को चुना करती थी और वर को चुनने के बाद फिर उनका क्या है कि शादी होते समय ये देखा जाता था कि चिरंजीवी कुंडली में क्या दोष हैं और आयुष्मती कुंडली में क्या दोष हैं। उन दोषों को जो है निवारण करने के लिए एक पूजा आयोजित की जाती थी। जो पूजाएं वो होती थी तो 36 के 36 गुण मिलाए जाते थे। आज के समय में जो गलतियां कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, 18 गुण जो मिला लिए, 18 गुण मिलाने के बाद सोचते हैं कि शादी ऐसे हो जाएगी, परंतु बिना पूजा के वो 36 के 36 गुण नहीं मिल सकते। और जब तक 36 गुण नहीं मिलेंगे कोई स्त्री, जब तक फिर स्त्री बामांगी मानी नहीं जाती है ना। बामांगी मतलब ये है कि किसी का हट किसी को नहीं दे सकते। ऐसे ही क्या है कि स्त्री पुरुष की समान एनर्जी अगर नहीं है तो उनकी शादी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, तमाम तो इसलिए अष्टकूट मिलान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मिलान करके ही शादी की जाए, जिससे सभी का जीवन खुशहाल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हमारे जीवन में पूजा का कितना महत्व है ये गुरुजी ने बताया, अनुष्ठान का कितना महत्व है ये गुरुजी ने बताया, दोष हमारे जीवन में कितने प्रभावित हो सकते हैं ये गुरुजी ने बताया और साथ ही साथ उनके उपायों के बारे में बताया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी, आपका, दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के स्वर्ण भविष्य की शुभकामनाएं और आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।